क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस अदिति, सिड, पासना, मोनिका, ग्रेट गाइस। चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, राइट? ठीक है। तो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। देखिए, एक्चुअली में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये क्लास नंबर 2 है और दिस वन इज गोइंग टू बी द एपिसोड नंबर 2 ऑल्सो ऑफ द वेब सीरीज, न्यूली कमिंग वेब सीरीज जो चालू हो चुकी है, आप लोग जानते हैं, जैसा कि वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट? ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका लेक्चर नंबर 1 जो है यूट्यूब पे डायरेक्ट अपलोड है, जिसमें मैंने कुछ नहीं करा है, एनालिसिस करा है, राइट? आप लोगों के लिए ये लेक्चर अवेलेबल है इस पर एग्जाम ओरिजिनल्स के वेब पेज पर, वेबसाइट पर। मोर देन 35 टू 40 करके करीब लेक्चर्स रहेंगे और यूनिट 9 का काफी मेजर पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। इसमें मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी कराऊंगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज गो टू यूट्यूब और वहां पे जाके आप लोगों को अगर लगता है तो प्लीज वहां पर पेपर एनालिसिस को देख सकते हो। तकरीबन 25-30 क्वेश्चन जो है वो मैंने बताए हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस करा है, सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करा हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो वहां पर जाके जरूर देख सकते हैं। आई होप कि ये सारे बच्चे तो प्रेजेंट थे भी, जो अभी यहाँ पर भी ऑनलाइन है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। जो पहला, अगर आप सिलेबस को देखेंगे, जो पहला पोर्शन है ना गाइस, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स को जानेंगे, देन वी मूव ऑन टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फिर साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल ई गवर्नेंस, देन ई कॉमर्स, देन रोबोटिक्स। इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इसका मेजर पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर नंबर 3 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये काफी कुछ रिलेट भी करता है यूनिट 4 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, पेपर 3, जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरेशन, ये सब कुछ मैंने बताया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें तो पढ़ाई भी गई हुई हैं, ठीक है? प्रखर सर ने पढ़ाया है काफी कुछ पोर्शन, तो उससे आपको बेसिक्स तो समझ में आ ही जाएंगे, राइट? तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा आप देखिए, ये कोलैब कर रहा है, ई गवर्नेंस कोलैब कर रहा है, वेबसाइट्स, वेब पेजेस कोलैब कर रहे हैं, तो काफी कुछ पोर्शन अगर आप नोटिस करेंगे तो काफी कुछ कोलैब कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर पोर्शन, राइट? ये स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, आप लोगों के व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, राइट? तो वहां पर यस सीट क्या बोल रहे हैं, रफली हाउ मेनी लेक्चर्स वी विल टेक टू कंक्लूड यूनिट 9 गाइस? 35 टू 40 लेक्चर्स, मतलब मैक्सिमम 40 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं और 35 तक में भी कंक्लूड, ठीक है? तो क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाने वाले हैं, पहले ऐसा था कि हम सोच रहे थे फटाफट खत्म करने को, कई जगहों पे ये 10 लेक्चर में भी खत्म हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें अच्छे से पढ़ाना है, दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आप एज पा सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो 100% आप लोगों के प्रीलिम्स में नंबर कम आ जाएंगे। आप लोग जानते हैं कितने क्वेश्चन सही करने होंगे? लगभग 80 तक का टारगेट रखिए। 75 के से नीचे गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन तो आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, राइट? तो 85 के करीब तो आपको क्वेश्चंस करना है, वो 75 के करीब तो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। सो इसीलिए ये जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट सिड? नाउ ये क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, जो प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, 2021 के, 2018 के, 19 के, 22 के तो नहीं, लेकिन 21 के क्वेश्चन है, क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू, ये मेंस के भी क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक, मेन टॉपिक, राइट? नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूरा का पूरे तरीके से अधूरा है। क्यों अधूरा है? देखिए, आईसीटी आप लोग भी यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो तो क्या होगा? मेन पोर्शन, मेन क्वेश्चन तो यहीं पर आ जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर हम बेसिक चीज को नहीं समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो कि फिजिक्स का पार्ट है, ये पोर्शन आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, राइट? फिजिक्स का पार्ट है, राइट? अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो 100% कहीं ना कहीं आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? एक प्रकार से इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो डील करती है करंट के कंडक्शन को। क्या काय को डील करती है जी? ये करती है करंट के कंडक्शन को। अगर करंट ना हो तो क्या ये सब कुछ दुनिया चल सकती है? इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप खुद से इमेजिन करिए, क्या आपके आईपैड्स, आपके टैबलेट्स, आपकी हार्ड डिस्क, आपके मोबाइल फोन्स, आपका लैपटॉप्स क्या चल सकता है? नहीं चल सकता है, राइट?
तो याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स 3 मार्कर में, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है कि ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो डील करती है करंट कंडक्शन से थ्रू व्हाट, थ्रू अ वैक्यूम या फिर गैस या फिर कई सारे सेमीकंडक्टर्स के थ्रू। तो स्टार्टिंग में अब यहाँ पे वैक्यूम लिखा हुआ है, तुम लोग कहोगे सर मेरे लैपटॉप में कहीं वैक्यूम ट्यूब नहीं दिख रही। तो भाई तुम्हारे लैपटॉप में नहीं है, लेकिन जब पहली बार कंप्यूटर सिस्टम इजाद हुआ था तब तो वैक्यूम ट्यूब्स का, ट्रांजिस्टर्स का, राइट, इन्हीं का तो यूज करा गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स तो बाद में आए, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तो बाद में आए, लेकिन स्टार्टिंग में तो कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल करा जाता था, राइट। तो इसीलिए याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ब्रांच इंजीनियरिंग की जो डील करती है करंट के कंडक्शन को थ्रू वैक्यूम और गैस और सेमीकंडक्टर, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। क्लियर है ये? नाउ मूविंग ऑन टू द सिड नेक्स्ट वन, यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। इट इज दैट इन विच करंट फ्लोज थ्रू अ वैक्यूम और गैस और सेमीकंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो यूज करा जा रहा है तो ये 100% किसी ना किसी तो डिवाइस पे होगा। ये चल रहा है तो ये आपके पीछे भी ये डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, ये भी एक डिवाइस है कि नहीं। जो कैमरे से आप लोग देख पा रहे हैं ये भी एक डिवाइस है। अगर ये नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वे हम कर सकते हैं क्या? कैमरा अपना पार्ट कर रहा है, माइक अपना पार्ट कर रहा है, रिमोट अपना पार्ट कर रहा है, ये डिजिटल पेन अपना पार्ट कर रहा है, डिजिटल बोर्ड अपना पार्ट कर रहा है, यहाँ का पूरा सेटअप अपना पार्ट कर रहा है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो है, ठीक है, आप लोगों के समक्ष, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज दैट इन विच करंट फ्लोज थ्रू ए वैक्यूम या गैस या सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये तो आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करना है तो इसमें अगर सर्किट ना हो तो क्या ये किसी काम का है? नहीं है। सर्किट प्ले अ वेरी की रोल। जैसे कि आप देखिए ये बैटरी है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसी के थ्रू तो ये बैटरी के थ्रू तो ये बल्ब जल पाएगा, है कि नहीं है? आप लोग कुछ भी करो, जैसे ये हम बोर्ड जला रहे हैं या यहाँ पे भी एक सेटअप लगा हुआ है, ये लाइट जल रही है, तो ये किसके थ्रू जल रही है? सिर्फ और सिर्फ करंट के थ्रू। और करंट कहाँ से आ रहा है? एसी डीसी जो भी कन्वर्ट होते हैं। करंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट, राइट। तो इसके थ्रू भी करंट कंडक्ट होता है। अब ये बल्ब तभी जलेगा ना जब इसमें करंट फ्लो करेगा, राइट। तो ये है क्या? एक प्रकार से छोटी सी सर्किट है, और ये पुराने जमानों का एक स्विच है। अब ये स्विच को अगर आप दबाओगे तो करंट पास होने लगेगा, करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो भी है उसकी प्रोसेस चल जाएगी। जब वो प्रोसेस चल जाएगी तो ये एक सर्किट बन जाएगा। तो इसी को कहा जाता है सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इन्वॉल्व एक्टिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में क्या होता है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कई सारे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप देखेंगे वैक्यूम ट्यूब्स जो पुराने समय में यूज करे जाते थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स जो पुराने समय में यूज करे जाते थे, डायोड्स जो पुराने समय में यूज करे जाते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो पुराने समय में यूज करे जाते थे, और भी कुछ एसोसिएटेड पैसिव इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करा जाता है। तो अभी हमने 3 डेफिनेशन देखी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है। ये 3 चीज हम लोगों ने देख ली। क्लियर है? यहां तक क्लियर है गाइस? यस। सिड क्लियर है कि नहीं है? मोनिका क्लियर है कि नहीं है? ये समझ में आया आप लोगों को? साक्षी, नैरिति क्लियर है, राइट? ओके, नाउ चलिए। सो अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है गाइस? हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए हुआ क्या है, हर चीज की हिस्ट्री होती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। हिस्ट्री के बिना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फर्जी है, ठीक है। हिस्ट्री जानना जरूरी है क्योंकि उन्हीं की मेहनत के कारण आप आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, ये छोटी छोटी चीजों को देख पा रहे हैं। अगर चार्ल्स बेबेज उस समय में कैलकुलेटर नहीं बनाता तो क्या आप कंप्यूटर यूज कर पाते? नहीं कर पाते, इम्पॉसिबल था, राइट। दैट इज द मेन रीजन कि हिस्ट्री पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द हिस्ट्री टाइमलाइंस। जैसे 1890 में हर्ट्ज करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट करा था ऑन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, राइट। तो यहां पर एक वेव चलती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस पे भी क्वेश्चन आया था। जैसे आप लोग जानते हैं कई प्रकार की वेव्स होती हैं, जिनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कई सारी वेव्स, यूवी वेव्स, गामा रेस, देन इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेस, देन रेडियो वेव्स, है कि नहीं? ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, और पहली बार 1890 में हमें पता चला था इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। फिर दूसरा जो साइंटिस्ट आता है वो है जेसी बोस,
भाई ये साइंटिस्ट का तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट हिम। इन्होंने रेडियो वेव्स का इजाद करा, रेडियो वेव्स डिस्कवर्ड द प्रोपगेशन, मतलब इन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं प्रोपगेट होती है रेडियो वेव्स, जेसी बोस। देन 95 में लॉरेंस करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोस्टुलेट करा कि भाई इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में तो होता है। लॉरेंस ने ये बात बोली, ठीक है, तो लॉरेंस साहब भी बढ़िया तरीके से पकड़ कर गए। नेक्स्ट वन गाइस देखें तो जे थॉमसन, जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने बताया था 1897 में कि इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं तो एग्जिस्टेंस है ही, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, राइट। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये जो है एटम के हम बोल सकते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी देर और रुक जाओ, हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत और। लेकिन आप ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन होता है, ये किसने बताया? जे थॉमसन ने। तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखो कि जे थॉमसन पोस्टुलेटेड द थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटेड which told about the existence of electron, you can see here। तो ये इन्होंने कुछ थ्योरी करी थी और उसके फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं। देन ब्रॉन करके साइंटिस्ट था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्यूब की डिस्कवरी करी कि भाई ट्यूब है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन पता चलेगा। तो ये है आपके समक्ष, ये देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, राइट। देन फ्लेमिंग की बात करी है तो इन्होंने डायोड की डिस्कवरी करी। तो डायोड किसने डिस्कवर करा? 1904 में फ्लेमिंग करके साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने डिस्कवर करा डायोड। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, जैसे उन्हें टफ बनाना है तो वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे 4 साइंटिस्ट के नाम लिख देंगे, जे थॉमसन, फ्लेमिंग, डी फ्रॉस्ट मैच द कॉलम लिख देंगे सामने, इलेक्ट्रॉन्स, देन इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स, देन डायोड्स और ट्रायोड, इस तरह से कुछ मैच द कॉलम में लिख देंगे। और फिर आपसे बोलेंगे ए के सामने कौन कौन से सही है, ए बी सी डी, और वही मैच द कॉलम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, ठीक है, जितना याद होता है ठीक है। अगर इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्लास लाइव एक बार अटेंड कर लो, एक आध बार नोट्स देख लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। 2-2 घंटे के पर डे सेशंस रहेंगे तो मोर देन इनफ है भाई। अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो ऐसे हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और क्वेश्चन जिस तरह से पूछे आ रहे हैं तो उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी पूछ लें टफ बनाने के लिए, तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। लेकिन 10 में से आराम से 7-8 क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे कि आप कहीं ना कहीं क्लासेस से सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है। कोशिश मेरी यही है कि 10 में से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। लेकिन आप जैसा कि आप जान पा रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर डी फ्रॉस्ट करके बंदा था, उसने इन्वेंट करा ट्रायोड को। ट्रायोड, डायोड क्या होता है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज जहां पे लगते हैं, जैसे ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, जो करंट फ्लो हो रहा है तो ये होगा डायोड। अब ट्रायोड क्या होगा, इसी में एक और ट्रिपल, एक और कोड लगा दिया जाता है, उसको हम ट्रायोड बोल देते हैं। तो डी फ्रॉस्ट फॉरेस्ट ने इन्होंने डेवलप करा था, डिस्कवर करा था। नेक्स्ट वन, 1912 में एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एंड बर्थ ऑफ रेडियो इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स यूएसए में देखने को मिला। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ उसके कारण मोनोक्रोम टेलीविजन इन्वेंट हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा ना, पहले टीवी कुछ इस तरह से आती थी। अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था, ये किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती थी? सीआरडी, ठीक है। अब सीआरडी का फुल फॉर्म जिसको मालूम है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे मेरे को पता चलेगा कि तुम लोग कितने पढ़े लिखे हो। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, पढ़े लिखे तो तुम लोग वैसे ही हो ही सीआरडी का फुल फॉर्म लिखिए कमेंट बॉक्स में, यस। हाँ भाई, ये साक्षी नैरिति मोनिका, कोशिश करिए लिखिए, नहीं मालूम क्या? कैथोड रे डिस्प्ले, ठीक है, कैथोड रे डिस्प्ले इसको बोला जाता है। तो पहले के समय में जो टीवियां चलती थी ना, वो ये देख रहे हो आप, शायद यहाँ पे ट्रम्प साहब खड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है, या फिर इस टाइप की टीवी चलती थी। तो ये होती थी, और मोनोक्रोम टेलीविजन मतलब उस टाइम पे एक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ टेलीविजन पहले इन्वेंट हुई, इजाद हुई। फिर कलर टेलीविजन 1950 में आई थी, आजादी के बाद में। खैर 1950 में लिखा हुआ है ना, तो कलर टीवी का एग्जिस्टेंस देखने को मिला 1950 में। ये सब की सब जो ट्यूब्स होती थी, यस, इनको बोला जाता है कैथोड रे डायोड वाली या डिस्प्ले वाली ट्यूब, राइट। तो ये याद रखना है, सीआरटी या कैथोड रे ट्यूब भी इसको बोला जाता है, कई जगहों पे इस तरह से बोला जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट दी ट्रांजिस्टर्स। देखिए, ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी अगर डिस्कवरी नहीं होती ना तो हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं वो नहीं यूज कर पाते, ठीक है। कौन साइंटिस्ट था जिसने इसकी डिस्कवरी करी थी? तो याद रखना है, सॉकली करके बंदा था, ब्रिटेन था और बर्दीन थे। इन्होंने सारों ने मिलकर ट्रांजिस्टर्स की डिस्कवरी करी थी, ट्रांजिस्टर्स की डिस्कवरी करी थी।
ट्रांजिस्टर्स होता क्या है, करंट को फ्लो करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है, वो होता है ट्रांजिस्टर, बस इतना याद रख लो। कमर्शियल प्रोडक्शन 1951 में चालू हो गया। फिर मोनोलिथिक ट्यूब्स के बारे में आइडिया दिया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था किल्वी। किल्वी ने वही आइडिया दिया था, और इस आइडिया के बाद मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट बनना चालू हुए थे। जैसे आप लोग जानते हैं ना, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट की डिस्कवरी किसने करी थी, तो किल्वी, KILB, किल्वी याद रखना है। मेन जो फेमस पर्सनालिटी है वो है किल्वी, जिन्होंने आईसी की डिस्कवरी करी थी। किल्वी के साथ एक और बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट नॉइस। रॉबर्ट नॉइस, NOYCE। रॉबर्ट नॉइस जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने किल्वी के साथ, याद रखना है, आईसी की डिस्कवरी करी थी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, 1959 में। याद रखिएगा आप लोग। ट्रांजिस्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वैसे तो ये फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन मैं बेसिक्स बताऊंगा भाई, तुम लोग ज्यादा डेप्थ में मत पूछना, राइट। यहाँ पे हमारी जो क्लास है ना, हमारी खुद की लिमिटेशंस है, पर्टिकुलर लिमिट में हमें चीजों को पढ़ना होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स की बात करिए ना, तो काफी सारी चीजें, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, यहाँ से स्टार्ट करो। बैटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटरी के बाद फ्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूज नहीं होगा तो भाई फ्यूज उड़ जाएंगे, ठीक है। फ्यूज का होना बहुत जरूरी, नहीं तो सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। अगर आवश्यकता से ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो कहीं ना कहीं डेंजरस है, इसलिए फ्यूज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्विच का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के या फिर हम बोल सकते हैं करंट के फ्लो को ऊपर नीचे करता है, या तो रोक देता है या चालू करता है, ऊपर नीचे नहीं, रोकता है या चालू करता है, स्विच। देन कैपेसिटर्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल के जो ट्यूबलाइट्स अभी तो नहीं यूज करते, अभी हम लोग एलईडीज पे आ गए, लेकिन पहले जो ट्यूबलाइट्स का इस्तेमाल करा जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे जिनको ट्यूबलाइट बोला जाता, उसमें भी कैपेसिटर लगता है। इवन फैंस है, फैंस में भी अंदर देखोगे ना तो गोल गोल से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, राइट। कैपेसिटर, फिर रेजिस्टेंस, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट। रेजिस्टेंस क्यों जरूरी है, कि कोई भी चीज अगर बहुत फुर्ती में दौड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट भी कर लेगी, इसलिए उसको रेजिस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो रेजिस्टर्स के रूप में सेमी कंडक्टर्स का इस्तेमाल करा जाता है। खैर, talking about the next, that is diode, then next one is inductor, then integrated circuits, then inverters हो गए, logic gates हो गए, माइक्रो कंट्रोलर्स, काफी सारी चीजें। अब इस पे क्वेश्चंस तो नहीं आए तो इसलिए इतने डेप्थ में तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा हम लोग बेसिक्स जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है गाइस, क्लियर है। अब हम बात करते हैं 1959 में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ था, इसका नाम है जी आईसी। अब हुआ क्या था इन 1959, यू नीड टू रिमेंबर कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था किल्वी, जो अभी मैंने नाम बोला था, एंड नेक्स्ट वन जो अनदर साइंटिस्ट था जिसका नाम है रॉबर्ट नॉइस। दे शोड दैट मेनी ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स कुड बी ग्रुप्ड ऑन ए सिंगल बोर्ड। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हम जितने भी कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, जितने भी क्या बोल सकते हैं रेजिस्टर्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज करे जाते हैं, ठीक है, इन सबको हम एक सिंगल बोर्ड पे लेकर आ जाते हैं, और सिंगल बोर्ड को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। या फिर ये जो सिंगल बोर्ड रहेगा वो किसका बना हुआ होगा, सेमी कंडक्टर मटेरियल का, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे कि अगर आप देखेंगे एक बोर्ड बना हुआ है, और तुम लोगों ने जैसे मदरबोर्ड देखा है अपने अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का, ठीक है, या पुराने समय में अगर सीपीयू खुले खुले होंगे तो उसमें एक मदरबोर्ड चिपका हुआ रहता है, आड़े में लगा हुआ रहता है, तो उसमें यही सब रहता है, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स। और ये जो बोर्ड बना हुआ होता है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है, और उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, राइट। क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या माइक्रोचिप, राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा वाइटल कंपोनेंट है कंप्यूटर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के रूप में। आई होप यू गेट दिस पॉइंट ऑल्सो, एवरीवन इज क्लियर टू दिस, राइट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट की डिस्कवरी किसने करी, तो याद रखना है दो साइंटिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करे थे, एक का नाम है जैक किल्वी और दूसरे का नाम है रॉबर्ट नॉइस, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स के भी लेवल्स होते हैं गाइस, जैसे एक होगा बहुत छोटे लेवल का इंटीग्रेट, एक होगा बहुत बड़े लेवल का इंटीग्रेटेड सर्किट, और एक होगा अनदर वन मे बी ऑफ वेरी बिग अल्ट्रा लार्ज स्केल करके इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। तो इसीलिए आप देखिए 1960 में पहली बार डिस्कवर हुआ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम बोलते हैं एसएसआई। दिस वन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो डेटा चूंकि दिया हुआ था तो मैंने मार्क करके लिख दिया है, लेकिन आपको फुल फॉर्म तो मालूम होना चाहिए कि एसएसआई का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर आपसे पूछा जाएगा एमएसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। क्या है गाइस, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।
उसके बाद आपसे एलएसआई का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो एलएसआई क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है गाइस? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन लास्ट वन वेरी लार्ज स्केल, तो वीएलएसआई। तो वीएलएसआई जरूर पूछा जा सकता है, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि 1975 में डिस्कवर करा गया था। इतना तो समझ में आ गया होगा ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटम्स। एटम्स 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 क्या होता है? अच्छा, एटम्स की पहली बार डिस्कवरी किसने करी थी? ये मैथ्स की किताब में लिखा हुआ था। आप लोग बताइए, एटम्स की डिस्कवरी पहली बार किसने करी थी? यस, एक बहुत ही महान ऋषि थे, बताइए। उन्होंने इसके बारे में बात करी थी कि हाँ, दुनिया में कुछ ना कुछ चीज होती है, बेसिक पार्टिकल होता है, उसको हम एटम बोलते हैं। बताइए गाइस, बताओ ना। तो आज सो क्यों रहे हो? कैथोड रे डायोड, बिल्कुल सही लिखा है आपने नैरिति। ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये थॉमसन, आर्यभट्ट नहीं भाई, और सोचो। रामानुजन, डेमोक्रिटस नहीं। देखो, तुम लोगों ने नाम एक सुना ही होगा, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, तुम लोगों ने नाम नहीं सुना कि ये महर्षि कणाद? उन्होंने पहली बार बात करी थी। फिर फिजिक्स के लेवल पे, मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं सेंचुरीज में बात करूँ ना, तो ही टॉक्ड अबाउट इट एन नंबर ऑफ मुझे पर्टिकुलरली तो नहीं मालूम है, क्रिएशन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स 2600 साल पहले इन्होंने ये बात करी थी, राइट। तो बस याद रखना कि हाँ, एक साइंटिस्ट इंडिया से भी थे, महर्षि कणाद। उन्होंने एटम्स के बारे में बोला था। उन्होंने बोला था कि एक परमाणु है, परमाणु, और वहीं से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। खैर, अब हम बात करते हैं एटम है क्या। तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू व्हिच मैटर कैन बी डिवाइडेड विदाउट द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, राइट। एटम क्या है जी? एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कणाद, वेरी गुड अदिति, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब इससे स्मॉलेस्ट अभी रिसेंट में डिस्कवर करा गया है पार्टिकल्स का स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। अगर आपसे पूछा है एटम से भी स्मॉलेस्ट कोई है, या अभी उस पर भी शोध चल रहा है, शोध चल रहा है अभी भी, तो उस पर भी डिस्कवरी चल रही है, तो वो क्वार्क्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा है एटम्स की डेफिनेशन, तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू व्हिच मैटर कैन बी डिवाइडेड विदाउट द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, एटम मैटर की, किसी भी मैटर की, मैटर मतलब कोई भी चीज हो सकती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक मैटर, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, उसकी सबसे छोटी यूनिट है एटम। बस इतना याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट वन, हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें होता क्या है? इसमें गाइस तीन चीजें होती हैं। एक होता है जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, जिनमें से एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, बेसिक के साइंस में पढ़े होगे, है ना। इतना साइंस में हमें डेप्थ में जाना नहीं है, लेकिन याद रखना है एटम में तीन चीज होती है, एक होती है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाँ, न्यूक्लियस में कौन कौन से दो पार्टिकल्स होते हैं, वो है प्रोटॉन एज वेल एज द न्यूट्रॉन। दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। तो याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है 1897 में, जे थॉमसन साहब ने। इसने जी थॉमसन, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, याद रखना है, जे थॉमसन। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लो कि ये इलेक्ट हो गए, इन्होंने खूब बेल के खाया तो इनकी थोंद निकल आई। ठीक है, इलेक्ट हो गए, इलेक्ट होने के बाद मतलब इलेक्ट, समझ रहे हो, ये सांसद प्रतिनिधि बन गए, प्रतिनिधि के बाद ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, इन्होंने खूब घूस खाई और इनकी थोंद निकल आई, इतना खाया कि भाई थोंद निकल आई, तो थॉमसन, थोंद निकल आई। इलेक्ट्रॉन, याद रखना है आपको। अब इलेक्ट्रॉन होते क्या है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दीज आर दी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। गाइस, क्या है ये? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, नेगेटिव, नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी ऑन करके रखते हैं। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है वो है प्रोटॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं,
तो प्रोटॉन्स क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट? क्या होंगे? पॉजिटिवली। अब प्रोटॉन्स की एक खास बात है, ठीक है, प्रोटॉन्स बेसिक पार्टिकल होता है विद ए पॉजिटिव पोलैरिटी, और इसकी एक खास बात है कि ये भी एटम का पार्ट है, बस इतनी खास बात है। नाउ टॉकिंग अबाउट हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले जो बंदा था वो था गोल्डस्टीन। क्या था? गोल्डस्टीन। याद रखना है आपको, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन। तो याद रखना है जीपी, जैसे चैट जीपीटी तुम लोग नाम सुने हो ना, तो जी से गोल्डस्टीन और पी से हो गया आपका प्रोटॉन। याद रखना, चैट जीपीटी नाम सुना है तो जीपी, जीपी, तो जी से गोल्डस्टीन एंड पी से प्रोटॉन, ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा था। प्रोटॉन्स जो है लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स अलोंग विद द न्यूट्रॉन, जैसा कि मैंने इस फोटो में भी बताया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेंगे, न्यूट्रॉन के साथ ही रहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्यों अंदर रहते हैं, इनको कोई मनाही करी है, इनके मम्मी पापा ने इनको खाना नहीं दिया था कि बेटा बाहर मत निकलना? लेकिन भाई ऐसे फालतू के सवाल मत पूछना, क्योंकि हम लोगों को बस बेसिक पढ़ना है, ठीक है। अभी अगर हमें डेप्थ में पढ़ना होगा तो तुम लोग मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं आना है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, दैट इज न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल, प्रोटॉन के साथ ही रहता है। ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये एक एटम के ही पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और सब एटॉमिक पार्ट्स हैं, मतलब एटम के भी सब एटम में आते हैं, एंड दे ऑल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम। न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस में रहता ही रहता है, और इसका जो चार्ज होता है वो होता है न्यूट्रल, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और याद रखना है इसका जो चार्ज होता है, इसका जो भी चार्ज होता है, इसका भी अपना एक मास होता है, तो इसका मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, राइट। तो यू नीड टू रिमेंबर कि जो मास है वो न्यूट्रॉन्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, राइट। ये आपको याद रखना है। तो ये आपने डायग्राम देखा, डायग्राम देखा, तो ये मैंने बेसिक बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बताया मैंने। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करी, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। थोड़ा वेट करो, मैं पानी पी लेता हूं जब तक, और कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में मत एंटर करना। क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस बहुत रैंडम पूछे गए हैं, आप लोगों ने भी देखे हैं, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक कवर करना है, और टॉपिक में यही चीजें बेसिक आती हैं। आप कहीं पर भी पढ़ लोगे, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की भी किताब ले आओगे तो भी भाई चीज तो यही रहेंगी, ठीक है। अब ये बेसिक्स भी कवर नहीं करेंगे तो पढ़ेगा क्या बंदा? कोई भी हम फैक्ट्स तो दे नहीं सकते हैं तुम लोगों को, और जितने फैक्ट्स हो सकते हैं डिस्कवरर्स के नाम, तो ये तो हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं ना, ठीक है। तो इसलिए इसमें रट्टाफिकेशन काफी ज्यादा है। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम आ रहा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। देखो इसमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो आप बता रहे हो ना, एक बंदा है जिसने सिर्फ नाम दिया, एक बंदा है उसने डिस्कवरी करी, ठीक है। तो ये दो जगह, इवन लूसेंट में कई जगहों पे जो मैंने बताया है ना, ये नाम दिया हुआ है, कई जगहों पे दूसरा भी नाम दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा है डाउट। लेकिन इसको मैं कल, अगर हो सकता है तो कल मेरे को एक बार याद भी दिलाना अदिति, ठीक है। एक बार मेरे को कल याद दिलाना तो मैं इसको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, डोंट वरी, मैं कल इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। रदरफोर्ड का भी नाम आता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। चलिए नाउ वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए गाइस, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, आप लोगों ने कभी ना कभी तो मैग्नेट यूज करी होगी, और मेरे को ऐसा लगता है घर में पंखा अगर चला रहे हो तो वो भी मैग्नेटिक मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, ठीक है। इवन जितने भी डायनेमोस, टर्बाइंस चलती हैं उसमें भी मैग्नेट्स होती हैं। मैग्नेट्स के बिना पूरे काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हवा फेंक रहे हैं वो तो किसी काम के ही नहीं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, देखो एक पर्टिकुलर रीजन जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे देखिए, जैसे ये आपके सामने क्या है, ये क्या है, एक मैग्नेट रखी हुई है, मैग्नेट रखी हुई है, मैग्नेट रखी हुई ना। ये मैग्नेट क्यों मैग्नेट बोला जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब इसमें से चार्जेस निकलते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जिनको कहा जाता है, या मैग्नेटिक चार्जेस कहा जाता है, और इनमें ये मतलब रहते ही है। जैसे इवन अगर हम अर्थ के बारे में भी बात करें ना, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये भी क्या है, दिस आर ऑल्सो दी मैग्नेट्स ओनली,
नॉर्थ पोल एज वेल एज दी साउथ पोल। ये क्या है? मैग्नेट। तो अर्थ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। इसलिए आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि एक मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल हम लोग क्लास में करते थे, 9th-10th के एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने करा हो, छोटा सा आता था, ठीक है। और अगर आपको उसको मैग्नेट के किनारे इस तरह से रखते थे ना, तो नॉर्थ से निकलती थी और साउथ तक वो जाती थी, नॉर्थ से निकलती थी साउथ तक, फिर हम लोग लाइंस ड्रॉ करते थे उसके आधार पे, राइट। आप लोगों ने करा होगा एक बोर्ड पे रख के, तो उससे पता चलता था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट के इर्द गिर्द या मैग्नेट के अराउंड में जो भी एक रेस है या वेव्स है, या फिर हम उसके इर्द गिर्द या बोल सकते हैं नेबरहुड में देखेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज काइंड ऑफ, इलेक्ट्रिकल करंट काइंड ऑफ, तो ये सब देखने को मिलता है, तो वो होगी मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना याद रखना है, राइट। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट है टेस्ला। याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स होती है ना गाइस, याद रखना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में नहीं होती हैं। ये आप देखेंगे ना, ये अपने आप में एक सर्कुलर पाथ अटेन कर लेती हैं। तो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस की याद रखना है सर्कुलर पाथ रहती है। जैसे कि आप देखिए रियल फोटोग्राफ है छोटे छोटे आयन के पार्टिकल्स का, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें एक चीज और देखेंगे आप लोग, ये मैग्नेट में एक बहुत बेसिक सी चीज आप नोटिस करेंगे। ये देखिए ये मैग्नेट बना हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है पास में इर्द गिर्द, तो यहां पर अगर डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है। अगर यहां पर डेंसिटी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक लाइंस, राइट। यू कैन सी दिस वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ओवर हियर, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैग्नेट्स की भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, ये थोड़ा बहुत फिजिक्स वाला पोर्शन है। मैग्नेट्स की भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये नहीं कि ये लाइन जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे करके वो पाकिस्तान से होते हुए चली आ रही है, तीसरी लाइन ने कहा कि मैं अफगानिस्तान से होते हुए मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये लाइंस बिल्कुल सिमिलरली स्ट्रेटली जाती है, देख रहे हैं आप, स्ट्रेट तरीके से जाती हैं, को कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस। और ये कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। वही मैंने आपको बताया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर डेंसिटी ज्यादा है मैग्नेटिक लाइंस की जिस जगह पर, उसका मतलब क्या है? यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, राइट। तो डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। डेंसिटी जिस जगह पे ज्यादा है उससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक क्लोज लूप्स, राइट। यहां पर ऐसा नहीं है कि एक लाइन चली गई तो उसके बाद वो लूप नहीं, ये कभी ना कभी तो यहां पे कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी करेगी, क्योंकि ये बन ही इसलिए रही है क्योंकि एक फील्ड है, राइट। तो ये क्लोज्ड लूप्स हमेशा बनाती हैं। दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आज जो है भाई साहब, ये मान के चलो कि आपके ससुराल है, ये आपका ननिहाल है, ठीक है, ऐसा करके कुछ भी करके याद कर लो, तो नॉर्थ से ही आएगी साउथ में। कभी ये नहीं होगा कि आज तो मूड बन गया, नहीं, साउथ वाली लाइन जो है वो यहां से ओरिजिनेट होकर नॉर्थ तक जाएगी, राइट। तो नॉर्थ से ही लाइन ओरिजिनेट होगी और साउथ की तरफ जाएगी, ये आपको याद रखना है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी ही जाएगी, ये भी आपको याद रखना है ध्यान से। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के बारे में पता हो गया? क्लियर है? नाउ अब देखिए, अब आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है एक प्रॉपर्टी है, ये भी किसकी जी? अर्थ। क्या आपको देखने को मिल रहा है, राइट? अर्थ देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। तो जो ये जो एक फील्ड्स बन रही है ना, इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, राइट। स्टेशनरी चार्ज विल प्रोड्यूस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने आप में क्लोज लूप्स बनाती है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कि मैंने बताया है ना आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी या फिर आप लोग एक्स रेज, गामा रेस, ये सब क्या है? ये भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का ही एक एग्जांपल। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द इलेक्ट्रिकली, ऑल द मटेरियल्स फॉल इनटू 1 to 3 क्लासिफिकेशंस, जिनमें से एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर्स और एक होता है सेमीकंडक्टर। अब कौन बच्चा है जिसको नहीं मालूम है कि इंसुलेटर क्या होता है या सेमीकंडक्टर क्या होता है? कोई है ऐसा? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए 3 प्रकार के क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब एक प्रकार से अपन ये देख लें कि आपके सामने, आप लोग, मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, एक एग्जांपल लेते हैं कंडक्टर। जैसे तुम
लोग गए हो वाटर पार्क में अगर गए होगे तुम लोग, तो हम लोग स्लाइड करते हैं, तो वहां पे अगर पानी है, पानी अगर फ्लो हो रहा है, तो वो स्लाइड की स्पीड जो रहेगी ना बहुत फास्ट रहेगी। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? तो आप वहां पे बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे पानी जो है कंडक्टर के रूप में हेल्प कर रहा है, राइट? अगर उसमें पानी हटा दिया जाए या धीरे थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाए, वेरी लिटिल 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 पैक की तरह, ठीक है, वेरी लिटिल लिटिल डाला जाए, तो याद रखना है, अगर वो पानी बहुत लिटिल लिटिल डाला जाएगा, हो क्या रहा है, वो कहीं ना कहीं रोक रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर, ठीक है? या फिर अगर आप उसी फिसल पट्टी से चले आ रहे हैं वाटर पार्क में और पानी खत्म ही हो गया, बीच में रुक गया ना, तो तुम पक्का वहां पे रुक जाओगे, तुम फिसल ही नहीं पाओगे। रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पानी जो है फ्रिक्शन को कम कर देता है। अभी एक एग्जांपल से आप समझो, कंडक्टर क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से फ्लो करने देता है, ठीक है? जैसे कि पानी है, चल रहा है, फिसल पट्टी से आप भी उतर रहे हैं, तो बहुत तेज स्लिप करके आप जाएंगे, तभी तो वाटर पार्क में मजा आता है, वाटर के कारण, राइट? अगर हम इंसुलेटर की बात करें, तो इंसुलेटर क्या होता है गाइस? इंसुलेटर जो रोक देता है, ठीक है? इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देता है। जैसे कि आप बात करें वुड, राइट, प्लास्टिक्स, राइट, तो ये इंसुलेटर इंसुलेटेड मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है। और तीसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है, लेकिन हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? रोकते भी हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, इसलिए उसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यहां तक क्लियर है ना? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या अंतर होता है? जैसे कंडक्टर देखो, कंडक्टर में जो भी मेटेलिक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, डायमंड तो नहीं है, डायमंड मेटल है क्या? तुम लोग बताओ, डायमंड इज ए मेटल और नॉट? टेल मी। जैसे गोल्ड हो गया, देन ट्रम्पेट हो गया, देन स्पून हो गया, तो ये सब क्या है गाइस? ये सारा का सारा कंडक्टर में काउंट होता है, कंडक्टर होता है, राइट? दे अलाउ एनर्जी टू पास थ्रू इट, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर अपन देखें, जैसे ग्लास हो गया या डायमंड हो गया, तो दीज आर इंसुलेटर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देते। वुड को भी देख लो, ये भी इंसुलेटर होगा, ठीक है? तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस आपको देखने को मिल गया। क्लियर है? क्लियर है? नहीं, बिल्कुल सही बोला नैरिति आपने, राइट? तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है? ये इंसुलेटर। अब इसमें भी कुछ इलेक्ट्रिकल होते हैं, कुछ थर्मल होते हैं। जैसे अगर ट्रम्पेट है, अगर उसको आप गर्म करोगे ना, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी, वो गर्म भी हो जाएगी। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो गर्म बहुत ईजिली हो जाते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स की बात करें तो ये बहुत जल्दी गर्म नहीं होते, बल्कि ये ब्रेक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी हीट। अब वो हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा एंटर कर जाएंगे, इसलिए अभी हमें उसके अंदर में नहीं घुसना है, हमें अभी स्ट्रिक्ट रहना है अपने टॉपिक से रिलेटेड, राइट? तो कंडक्टर, इंसुलेटर हम लोगों ने समझा। फिर सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, जितने भी आप लोगों ने एलईडीज देखे होंगे, ठीक है? अब एलईडीज में अगर हम 100 वोल्टेज का शॉर्ट दे देते हैं, 100 वोल्टेज बिल्कुल, मतलब, तो एलईडी शॉर्ट हो जाएगी ना। सॉरी, 100 वोल्टेज का अगर मैं करंट दे देता हूं, तो एलईडी 100% शॉर्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? लेकिन जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, इनकी एक खास बात होती है कि इसमें से एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट ही प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होकर वो जाता है, ठीक है? एक प्रकार से भाई धीरे 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 करंट जाता है, उसको हम बोल देंगे सेमीकंडक्टर। कंडक्टर एक होता है, कंडक्टर में भी एक सुपर कंडक्टर होता है जो बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होता है, जिसमें मतलब रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत ही कम होती है, उसको हम सुपर कंडक्टर बोल देते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर सुपर कंडक्टर में काउंट होता है, राइट? ठीक है? अगर हम बात करें इंसुलिन वो कंडक्टर की, तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत लेवल का तो 100% होता ही होता है। फिर सेमीकंडक्टर में काफी ज्यादा सेमी रहता है, मींस रुका हुआ करंट चलता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। तो कंडक्टर अब आप देख सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है गाइस आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सेड, आपने सही आंसर दिया। कार्बन का एलोट्रॉप होता है, बिल्कुल सही। ऐसे ही ग्रेफाइट भी होता है। अब ग्रेफाइट बताओ, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है कि नहीं होता है? आंसर दीजिए, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है कि नहीं होता है? अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। तो देखिए, मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो बेसिक डेफिनेशन अगर आपसे पूछा है कि भाई साइंटिफिक डेफिनेशन बताओ, कि मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली फ्रॉम एटम टू एटम आर कॉल्ड दी कंडक्टर्स। एटम से एटम की तरफ मूव कर रही है तो उसको हम बोल देते हैं जी कंडक्टर। इट अलाउज व्हाट? इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू इजिली फ्लो थ्रू देम। इन जनरल ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जितने मेटल्स आप देखोगे ना, सारे के सारे गुड कंडक्टर ही होते हैं। और पर्पस जो होता है ना कंडक्टर का, क्या होता है जी? इलेक्ट्रिकल चार्ज को उनमें से फ्लो करवाना। जैसे कि आप देखेंगे कॉपर का वायर, आप देखेंगे जी गोल्ड, आप देखेंगे और भी कई प्रकार के मेटल्स, ठीक है? इवन वाटर इज ऑल्सो ए कंडक्टर, इसमें से भी करंट फ्लो होता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। और ग्रेफाइट क्या कंडक्टर है? हाँ जी, ग्रेफाइट भी कंडक्टर है। अदिति और सिटी आंसर दे रहे हैं, और सारे बच्चे सो रहे हैं क्या? यस, ग्रेफाइट भी कंडक्टर है, याद रखना। ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का, लेकिन इसके अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, राइट? इसके कारण इसमें से भी कंडक्ट होता रहता है।
लेड लेड होता है ग्रेफाइट में। खैर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर्स क्या होता है, जैसे कि वुड हो गया, डायमंड हो गया, इवन तेल हो गया, या फिर हम बोलते हैं ग्लास हो गया, रबर हो गई, रबर रबर एक मटेरियल्स होते हैं, तो ये करंट को पास नहीं होने देते, इवन हीट को भी ये पास उतने आसानी से नहीं होने देते। क्लियर है, तो इनको बोला जाता है इंसुलेटर्स। तो मटेरियल, अब इसको डेफिनेशन में कैसे पुट करोगे, वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना जी, वो पास नहीं हो पाते, राइट, दे डोंट फ्लो वेरी इजिली, राइट, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, these are termed as the insulators। बस बेसिक डेफिनेशन, आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं आना है, बेसिक सी चीजें याद रखो, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं जी इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स यूज करे जाते हैं टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर का यूज ही इसलिए करा जाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के जो 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 फ्लो है उसको रोकें, कैसे भी करके रोका जाए, कम करा जाए। देन इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि कई सारे होते हैं, ग्लास होते हैं, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, ये सारे के सारे जी इंसुलेटर में आते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन जो है वो है सेमीकंडक्टर। आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, मैंने तो बेसिकली बता दिया है, लेकिन इसकी अगर साइंटिफिक डेफिनेशन देखी है ना, तो ना ही ये कंडक्टर होते हैं ना ही ये इंसुलेटर होते हैं। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती है लेकिन इनमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं जी, कंडक्टर में नहीं रखते, ना ही इंसुलेटर में रखते हैं, इनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स, राइट। कॉमन सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है जनरली आप लोग नोटिस करेंगे, जैसे एक है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, राइट। कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल में कार्बन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन काउंट होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा करा जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज, यस क्या बोल रहे हो, कंडक्टर अपोजिट इंसुलेटर। हाँ जी, कंडक्टर का अपोजिट इंसुलेटर होता है, दीदी सही बोल रहे हो आप, क्लियर। अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर के बारे में। सुपर कंडक्टर वो चीज होती है जिनमें से प्रोटॉन्स जो हमारे मतलब जो पास हो रहा है ना, राइट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो हो रहा है ना, वो बहुत ही फास्ट होता है। और आपसे पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग आर सुपर कंडक्टर, तो यही याद रखना है, इनमें से नियोबियम, 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 दूसरा है आपका कुपरेट मींस कॉपर हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया आपका मैग्नीशियम, और चौथा हो गया आपका डाइबोराइड, 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 क्लियर। ये आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन अगर हम पढ़े ना, तो दीज आर दी एलिमेंट्स या मेटेलिक अलॉयज, जब कूल हो जाते हैं ना बिफोर ए सर्टेन थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, दे लूज ऑल दी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल होती है, जब ये उस लेवल पे कूल हो जाते हैं तो उसके बाद इनमें रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है, रोकने की एक क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, राइट। एनर्जी या करंट जो है बिल्कुल भी लूज नहीं करेगा, आराम से फ्लो करता रहेगा, उसको हम सुपर कंडक्टर में रखते हैं। सुपर कंडक्टर की जो प्रैक्टिकल जो यूनिट यूज करी जाती है वो है कूलम। ये आपको याद रखना है, जो बेसिक जो प्रैक्टिकल जो यूनिट यूज करी जाती है उसको हम बोलते हैं गाइस कूलम। क्या बोलते हैं गाइस, कूलम, राइट, कूलम। चलिए, अब एम्पियर क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, देखो करंट जो होता है ना, इंडिकेट करा जाता है, तो वो जो जिस जिस वैल्यू में मेजर करा जाता है, जैसे तुम लोग चलते हो तो तुम लोग किस में मेजर करते होगे, किसमें मेजर करते हो, चलते हो तो किलोमीटर में, कि मैं भाई कितना चला, ये किलोमीटर में। या किसी भी चीज को आप लंबाई नापते हो तो फीट में नापते हो या सेंटीमीटर्स में नापते हो। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को नाप करने की भी एक यूनिट है, उसको हम बोल देते हैं जी एम्पियर, राइट। तो सिंबल ऑफ करंट इज इंटेंसिटी, सॉरी, करंट इंडिकेट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन, दैट इज एम्पियर, राइट। तो ये एम्पियर याद रखना है आपको, एम्पियर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, यहां से एक बंदे निकल रहे थे, अब ये पाइप सिंपल होता ना, सिंपल होता, राइट, सीधा सीधा होता तो आराम से निकल जाते, लेकिन इस पाइप में इन्होंने क्या करा, हर्डल क्रिएट कर दिया या ब्रेकर्स क्रिएट कर दिए। जैसा कि मैं आप लोगों को भी बता रहा था, स्विमिंग पूल में या फिर हमारे वाटर पार्क में जो फिसल पट्टी होती है उसमें वाटर है, तो वाटर फ्रिक्शन कम कर देता है, तभी हम फिसल पाते हैं। ऐसी चार्ज भी फिसल पाते हैं, निकल पाते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे हर्डल क्रिएट हो गया, सो इट मीन्स व्हाट, हियर यू विल विटनेस रेजिस्टेंस, राइट, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के ये फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, राइट, यू कैन सी दिस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वायर्स हियर। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। या फिर करंट फ्लो कर रहा है लेकिन कोई ना कोई उसको रोक रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है, रेजिस्टेंस भी आप लोग जानते होंगे।
अब जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें भी रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। सुपर कंडक्टर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस होता है, उसमें होता होगा लेकिन बहुत ही माइन्यूट लेवल का, कंडक्टर से भी कम होता है। सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स, और इंसुलेटर में तो फुल लेवल पे रेजिस्टेंस होता है, मतलब उससे तो पास ही नहीं हो सकता है। क्लियर है? उससे तो करंट पास ही नहीं हो पाता, तभी तो हम लोग इलेक्ट्रिकल या रबर सैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं जब कुछ अर्थिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। करते कि नहीं करते? या फिर कुकर पकड़े हुए हो तो कुकर हीट अप होता है, लेकिन उसमें जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के, फाइबर के, किसी के तो बने हुए होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो हीट को भी नहीं पास होने देते। इवन करंट होता है, जैसे तुम लोग अगर देखोगे स्क्रू ड्राइवर को यूज करे होगे तो हमेशा उसके ऊपर का जो पकड़ने का नॉब होता है वो प्लास्टिक का होता है या फाइबर का होता है, राइट? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। ये जो चीजें है ना, बेसिक चीजें हैं। अब ओम्स के बारे में बात करते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं है? अब हम ओम के बारे में समझते हैं। तो देखो, रेजिस्टेंस की प्रैक्टिकल यूनिट जो है उसको ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम। ये ओम 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 वाला नहीं है, ऋतिक रोशन वाला, ओम्स। अब बचपन में तुम लोग ओम्स लॉ जरूर पढ़े होगे। ओम्स लॉ, बी इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू बी अपॉन आर इज इक्वल्स टू बी अपॉन आई। तो भाई ये हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आई इज इक्वल्स टू बी अपॉन आर थोड़ा अगर पढ़ना हो तो पढ़ लो। बाकी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ओम क्या है। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो रेजिस्टेंस की है वो है ओम, जो कि डिजिग्नेट करी थी एक बहुत ही फेमस ग्रीक साइंटिस्ट था, उनका नाम था ओमेगा। उन्हीं के नाम से ये ओम करके वर्ड निकल के आया। बस बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ोगे यार, कितना पढ़ोगे, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, ये हो गया ओम। नाउ वी टॉक अबाउट द पावर। जैसे पावर क्या है? पावर क्या है? तो पावर इज सिंपली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू समथिंग। इफ यू आर मूविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मूविंग देम थ्रू समथिंग, दे आर रेजिस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, देन पावर इज यूज। मतलब चीज क्या है ना, पावर क्या होती है? जैसे ये बैटरी है, अब बैटरी में अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया तो जो प्रोटॉन्स हैं वो आराम से इजिली फ्लो होते रहेंगे। तो ये जो फ्लो हो रहा है ना कहीं ना कहीं क्या दे रहा है जी? पावर दे रहा है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, राइट, डिस्चार्ज हो जाती है, तो इसमें कहीं पावर बची नहीं है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पावर एक एनर्जी है, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे एक एनर्जी है जो हमें देखने को मिलती है, और उसी के कारण ये जगमग दुनिया है। जगमग दुनिया कैसे? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का आप यूज कर पा रहे हैं, कंप्यूटर चल रहा है, और जो भी समक्ष आपके आसपास चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें पावर में है। यस, क्या बोल रही हो अदिति? अदिति, कंडक्टर अपोजिट। सर सुपर कंडक्टर कहाँ यूज होते हैं? सुपर कंडक्टर कई सारी, जैसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में यूज करे जाते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल्स में भी यूज करे जाते हैं। कई ऐसी जगह होती है, ये बहुत महंगे होते हैं गाइस, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो। कई जगह होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हाई क्वालिटी बैटरी देखेंगे आप, जैसे टेस्ला की कार है, उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज करा गया वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज करा गया है। ठीक है, जिससे एनर्जी लॉस कम हो, रेंज बढ़ जाए। एक सुपर कंडक्टर का एक टाइप है। ठीक है, ठीक है दीदी, चलिए। तो यही हम रखते हैं यहीं तक। रजिस्टर्स का आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास में गाइस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन समवॉट डिटेल्स के। डायोड्स क्या होता है, पीएन जंक्शन, मतलब बहुत बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम पेस पकड़ेंगे। अभी इनिशियल लेवल की क्लास है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। फिर हम लोग पेस पकड़ेंगे और फटाफट फटाफट ये सब चीजें कवर करेंगे। 2-2 घंटे की पर डे क्लासेस रहा करेंगी, और मटेरियल के ऊपर भी है। कभी स्लाइड्स नहीं बन पाती हैं तो क्लास मिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहेगी कंटिन्यू। ये इस महीने के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे जो प्रीलिम्स का ऑलमोस्ट जो सिलेबस है ना, यूनिट 9। तो कोशिश यही रहेगी कि इस महीने या फिर एंड, मतलब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम लोग इसको कवर अप करके खत्म कर दें, सम अप कर दें। सो दैट्स ऑल अबाउट इट गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग आप लोग भी हैं, और ये पढ़ाई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है काफी इंटरेस्टिंग है। बस करना क्या है आप लोगों को, प्रीवियस ईयर थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लो, मटेरियल जो आपके पास मौजूद है एग्जाम ओरिजिनल का वो भी देख लो। देखो मार्केट में भी अगर आप मटेरियल देखते तो भाई सब बेसिक ही लिखा हुआ है सारे मटेरियल में, और बल्कि कचड़ा लिखा हुआ है। मैंने तो 3-4 किताबें देख ली, सब में कचड़ा लिखा हुआ है, और मैं रिकमेंड भी नहीं कर सकता। कई बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि सर आप किताब बता दीजिए आईसीटी की कौन सी है। भाई किताब अवेलेबल ही नहीं है, राइट? तो कर क्या सकते हो, जैसे ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसके बारे में नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे सर्च कर लो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो देख लिया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर 1-2 मिनट का, मतलब 3-4 मिनट का वीडियो देख लिया। ठीक है, या फिर हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन मैं तुम लोगों को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन आया है तो उसको आप मतलब उसको नंगा करो, उसके कपड़े उतारो कि भाई ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, अच्छा ये पूछा, अब क्या पूछा जा सकता है ये सोचिए।
प्यूमा का फुल फॉर्म पूछा मतलब रोबोटिक्स से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो रोबोटिक्स अगर आप पढ़ोगे तो रोबोटिक्स में और भी कई सारे फुल फॉर्म्स देखो, रोबोट्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ो, रोबोट्स जो रिसेंट में अभी बने हैं, इंडिया ने बनाए हैं या वर्ल्ड लेवल पे बने हैं, तो उसके बारे में पढ़ो। दैट्स ऑल अबाउट इट। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर, ठीक है। चलिए गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल हम फिर मिलते हैं, राइट, 3 साढ़े 3 बजे, 3 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे। हाँ, अभी एक और सेशन होगा यूट्यूब पे रहेगा, जिसमें वेबसाइट्स, मेरा जो सीरीज चल रहा है ना वेबसाइट्स वाला, तो वेबसाइट से जो भी क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, डायरेक्टली एमपीपीएससी ने पूछे हैं, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है, तो वहां से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उठा के आप लोगों को प्रोड्यूस करें, आपके काम को हम आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज आइएगा, लाइव आइएगा, और अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिएगा, बुरा लगता है तो कोई बात नहीं भाई, मेरे को पर्सनल बोल देना, सर इसमें ये गड़बड़ी है, आप थोड़ा सुधारिए, राइट। So that's all about it. Thank you guys. Thank you. Thank you.